कि भाई सन बहुत अच्छा होना चाहिए, सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रह आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, तब आप सोच सकते हैं, सोच एज इन कि हाँ बन जाएंगे। जी 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 जी। बाकी तो देखिए कर्म है हम सभी के। सूर्य प्रकाश लाता है, चंद्र भी प्रकाश लाता है। जब ये प्रकाश लाते हैं आपकी कुंडली में, तो आप समझ सके आपको कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। तो इससे जुड़े हुए राजयोग या ये उच्च के बैठ जाएं या अच्छी स्थिति हो, एकदम पावरफुल हो जाएं, तो आपको बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं यूपीएससी को क्लियर करने में। क्योंकि अगर भाग्य ही नहीं है तो कितनी मेहनत कर लो, जो लिखा के नहीं आए हो वो, मतलब हो सकता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला हो वो टल जाए, लेकिन बहुत कुछ अच्छा तो नहीं बहुत होगा। कुछ अच्छा, और कर्म तो हमें करना ही है, उसका तो हार्डवर्क का तो कोई और सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। आप हार्डवर्क करिए, आप एफर्ट डालिए, आप बहुत पढ़ाई कर लीजिए, हमने सारा एजुकेशन कर लिया, बट फिर भाग्य को भी तो साथ देना पड़ेगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए आज एक बहुत ही डीप और एनालिटिकल विषय लेकर आई हूं मैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है कि कैसे अपनी जन्म पत्रिका से हम पता लगा सकते हैं कि क्या हमारे भाग्य में सरकारी नौकरी, वो भी बहुत बड़ी टॉप लेवल की सरकारी नौकरी लिखी है। क्या हम प्रारब्ध से ये नौकरी लेकर आए हैं, ये सरकारी अफसर बनना लेकर आए हैं। ये बहुत ही एक गंभीर विषय है। गंभीर इसलिए क्योंकि इसको बहुत गंभीरता से डील करना पड़ेगा। हम ऐसे ही बहुत फ्लो में, बहुत उथले लेवल पे बात नहीं कर सकते। यही कारण था कि आज की जो मेरी मेहमान है, मैंने एक ऐसी शख्स को अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया जिनकी अपनी पीएचडी है, आचार्य हैं वो। अपनी पीएचडी उनकी है सरकारी अफसरों पर। एक पर्टिकुलर उन्होंने सर्विस सेलेक्ट करी थी और उसके बाद उस सर्विस में जो लोग कार्यरत हैं अभी, क्लास 1 ऑफिसर्स, उनके ऊपर उन्होंने पूरी थीसिस करी, उनकी कुंडलियाँ चेक करी कि कौन कौन से योग बन रहे हैं, क्या चीज़ें कॉमन हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो चीज़ D9 में भी फलित हो रही है। तो आज के पॉडकास्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके घर में कोई तैयारी कर रहा है या आपको लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल आपको ऐसे फील होती है, एक होती है ना आत्मा की आवाज़, और आप कुंडली से रीचेक करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बना है। सारे योगों को देखिएगा, मिलाइएगा अपनी कुंडली में, क्योंकि बहुत डिटेल में हमने बात करी है। तो मैं अपने मेहमान का परिचय कराती हूँ। आज पहली बार स्पीकिंग ट्री से वो जुड़ रही हैं, डॉक्टर अनुरिता भारत। अनुरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हीरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। अनुरिता जी, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाली हूँ जिसके बारे में मैंने आज तक बात नहीं की है। ये तो छोटे छोटे हमारी कॉन्वर्सेशंस में ये ग्रहों की बातें और यूपीएससी की बातें आ जाती थी, लेकिन हमने पर्टिकुलर इस पर कोई भी एपिसोड नहीं बनाया है। तो आज हम बात करेंगे सरकारी सेवाओं की, कि कौन से ऐसे ग्रह हैं और कहाँ बैठते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि आपको ऐसे बढ़िया राजयोग वाली सर्विस मिलती है, यूपीएससी आप क्लियर कर लेते हैं, और उसमें भी क्लास 1 सर्विस मिलेगी या कुछ और सर्विस मिलेगी। क्या इसके भी योग होते हैं? आज इन सब पर बात करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपने सोचा, क्योंकि यूपीएससी सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आप भी मानते हैं, आई एम श्योर जो आपकी जनता देख रही है वो भी मानेगी कि इसके अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल है। आप समझिए, लाखों लोग, लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्रति वर्ष बैठते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं, और उसके बाद लिटरली 0.01 to 0.02% ही यूपीएससी के अंदर घुस पाते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स ग्रुप ए सर्विसेज होती हैं, उसके बाद ग्रुप बी सर्विसेज, जैसे क्लास 2 सर्विसेज जैसे आपने बताया, तो उस हिसाब से हो जाता है, बट फिर भी मिनिस्कल थाउजेंड्स ओनली आर सेलेक्टेड, लैक्स आर अप्लाइंग। तो आप समझ सकते हैं, हाँ, बहुत मुश्किल है। एंड हर मोमेंट पे लाइक इट्स अ प्रोसेस कि प्रीलिम्स में भी आपने पार कर लिया, मेंस भी हो गया, बट इंटरव्यू स्टेज पे रह गए, तो फिर से वही शुरुआत आपको वापस से करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट का संघर्ष हम समझ सकते हैं। बिल्कुल।
अनुता जी, सबसे पहला जो मैंने जनरली सुना है, देखिए मैं ज्योतिष के बारे में उतना नहीं जानती हूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई सन बहुत अच्छा होना चाहिए, सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रह आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, तब आप सोच सकते हैं, सोच एज इन कि हाँ बन जी जाएंगे। जी 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 बाकी तो देखिए कर्म है हम जी सभी के। बिल्कुल। इनफैक्ट आप ये ज्योतिष में हम इन्हें रॉयल प्लैनेट्स कहते हैं इला ओके। जी। सूर्य और चंद्र, ये जब भी लुमिनरीज होते हैं, जैसे होता है ना, सूर्य प्रकाश लाता है, चंद्र भी प्रकाश लाता है, जब ये प्रकाश लाते हैं आपकी कुंडली में, तो आप समझ सके आपको कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। तो इससे जुड़े हुए राजयोग, या इस ये उच्च के बैठ जाएं, या अच्छी स्थिति हो, एकदम पावरफुल हो जाएं, तो आपको बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं यूपीएससी को क्लियर करने में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सिर्फ सूर्य उच्च का या चंद्र उच्च का या अच्छे प्लेसमेंट्स बता देते हैं कुंडली में मोटा मोटा कि देखिए मैं तो पोटेंशियल है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं तो कहूँगी नवग्रह को हमें देखना चाहिए, सारे भावों को देखना चाहिए। इतनी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सिर्फ ये 2 ग्रह ही नहीं है जो उन्हें वहां तक पहुंचा सकते हैं। बट हाँ, शुरुआत हमें सूर्य और अपने चंद्र से करनी चाहिए। सूर्य और चंद्र अगर साथ में कहीं आप मैंने बहुत बार कुंडलियों में देखा है, जो सरकारी अफसर्स की कुंडली है, वहाँ पे हम देखते हैं कि सूर्य अगर चंद्र की भाव में आ जाए, चंद्र कालपुरुष कुंडली के हिसाब से चतुर्भाव में हमारे चंद्र का नेचुरल ओनरशिप है, अगर वहाँ पे सूर्य आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। यानी आपको सरकारी अकोमोडेशन मिले, मून कारका आपके घर का भी होता है। ओके। वो पूरा 4th हाउस जो है आपके कंफर्ट्स का है, और अगर सूर्य वहां आ जाए, इट्स अ वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग। हम हमेशा सोचते सूर्य उच्च का होगा तो अरे बहुत अच्छा, यही है जो है अच्छा। बट आज मैं हम आपके साथ ऐसे डिस्कस करूंगी जो हम सोचते हैं ना एकदम ये तो अनयूजुअल सा कॉम्बिनेशन, इससे क्या होगा, यू नो, कि अगर ये क्रूर ग्रह, ये तो विष योग हो गया, शनि और चंद्र साथ में आ गया, अब इसका क्या होगा, ये तो बड़ा, हम जैसे कहते हैं ना विष योग हो गया, शनि मून आके ये तो मून को चंद्र को थोड़ा सा वीक कर देगा। बट आप मानिएगा कि इतने सारे अफसरों की कुंडलियों में ये शनि और चंद्र की युति आपको टफ डिसीजंस करवाते हैं, और यही ज़रूरत है हमें। हम पब्लिक वेलफेयर में हैं, ये जो सर्विसेज है यूपीएससी से, जो भी सरकारी सर्विस है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में आपको सोचना है। टफ डिसीजंस देने पड़ते हैं, उनके बारे में सोचना है, तो हमें वहाँ इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने होते, वहाँ टफ डिसीजंस लेने होते। अगर मैं भावों की बात करूं कि कौन से भाव को आप महत्व देती हैं कि इला जी ये तो मैं कुंडली में सबसे पहले चेक करूंगी कि इन हाउसेस की कंडीशन क्या है, वो कौन से हैं? तो मैंने तकरीबन मैं कहूँगी कि शुरुआत करते हैं पहले अपने लग्न से। ओके। देखिए लगन अगर आपका स्ट्रांग हो गया, सबसे पहले तो लग्न देखना चाहिए। अगर लग्न स्ट्रांग हो गया तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपके लगभग 80% ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन लाइफ वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक क्षमता है। तो मैं तो बहुत लोगों को ये कहती हूँ, आपको कुछ नहीं पता आपकी क्या दशा चल रही है, क्या हो रहा है, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जाना है। अगर आपको सिर्फ अपना लग्न लॉर्ड पता है, उसकी आप रेमेडीज कर लीजिए। अच्छा। तो उससे आप अपना एक लग्न स्ट्रांग कर रहे हैं, तो आप अपनी पूरी फाउंडेशन स्ट्रांग कर रहे हैं। वहीं से त्रिकोण भी है, वहीं से केंद्र भी है। तो आपके फंडामेंटल्स आप पहले स्ट्रांग करिए, फिर आप दूसरे ग्रह पे जाइए। तो सबसे पहला भाव तो हमने समझ लिया कि हमारा लग्न है, फर्स्ट हाउस। फिर हम चतुर्भाव में आएंगे, द 4th हाउस। उसको देखना जरूरी है कि किस तरह के आपको मटेरियल सिक्योरिटी मिलने वाली है, क्योंकि जो इस सर्विसेज में आते हैं, अगर हम यूपीएससी या गवर्नमेंट की कोई भी सर्विसेज की बात करें, तो कहीं ना कहीं उन्हें सरकारी अकोमोडेशन में रहना होता है। तो कहीं जब अगर सूर्य आ जाता है वहाँ पे, शुक्र आ जाता है, राहु आ जाता है वहाँ पे, ये सब दर्शाता है कि यहाँ से आपको कहीं ना कहीं सरकारी सुख प्राप्त होने वाला है। सरकारी जैसे होता है ना, हमें एक टाइटल मिल जाता है, एक बैज मिल जाता है आपके, जैसे जैसे आपको आपके लोग जो आपके अंडर होने वाले, वो मासेस का भी होता है, चौथा घर है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे अगर है तो आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, आपका नरिशमेंट, एजुकेशन, ये सब दिखाता है कि आपने कितनी, आपकी क्षमता है कि आप कितना आगे तक जा सकते हैं। फिर आ जाएंगे पंचम भाव में, हमारा पूर्व पुण्य भाव है ना। तो ये तो मतलब बहुत बार डिस्कस होता है, बट इसमें एक ये बात है कि यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव सक्सेस देख सकते हैं। यहाँ से 5th हाउस एंड 6th हाउस बोथ शुड बी सीन इन टैंडम, बिकॉज ये आपके पास इनहेरेंट स्किल्स का है। इसलिए हम लोग जब कहते हैं ना इलाजी यू आर बॉर्न टू डू, जैसे हम कभी कभी कुछ लोग यू आर बॉर्न टू डू दिस, मतलब आपके अंदर एक नेचुरल
कैपेबिलिटी, एक स्किल्स के साथ आप पैदाइशी आपकी आ रही है, यानी आपके पूर्व पुण्य कर्म ही है ना जो आपके अंदर एक ऐसी स्किल सेट पहले से, आपको उसके ऊपर ज्यादा वर्क अपॉन नहीं करना है। तो वो फिफ्थ हाउस से हम देखेंगे। तो पहले स्किल सेट तो देख लें कि आपके हैं कि नहीं, इनहेरेंट स्किल सेट। तो जब वो पंचम भाव में आपके आ गए हैं तो वहां पे मैंने देखा, ये देखिए सूर्य का है वो घर, काल पुरुष के हिसाब से हम देखेंगे वो सूर्य का घर है। वहां पे अगर चंद्र आ जाए, तो हमने अभी क्या बोला था, चंद्र के घर में सूर्य का प्रवेश और सूर्य के घर में चंद्र का प्रवेश अच्छा है, बहुत अच्छा हो जाता है। उसमें क्या होता है ना, वो आपका चंद्र आपको असिस्ट करता है आपके सूर्य को, चलिए अब डिसीजन करें, अब हम ना जैसे दोनों की युति हो जाए, या फिर वो बस एक अकेले प्लैनेट भी अगर वहां पे बैठ जाए, वो आपके मन की, वो पूरा एकदम आपके मन को खोल देते हैं कि हमें यही करना है, हमारे स्किल सेट्स को भी और एनहांस कर देते हैं। तो जब वहां पे ये मून जैसे प्लैनेट आ जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। इनफैक्ट आई वुड से राहु भी बहुत अच्छी वर्क है फिफ्थ हाउस में। राहु, लोग बोलते हैं ना कि फिफ्थ हाउस राहु में बहुत डिप्लोमेटिक्स बनते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। चाहे अगर हम अभी तो वैसे हम लोग अपना केंद्रित कर रहे हैं टॉपिक की, हम सिर्फ सरकारी बात कर रहे हैं, बट अगर किसी कोई सरकारी जॉब में नहीं, उनका लेना देना भी हो सकता है सरकार से। वो फिफ्थ हाउस से भी हो सकता है, 11th हाउस से भी हो सकता है, हम उस पर आएंगे अभी। बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एरिना जब राहु आ जाता है, एक अलग कल्चर से आपको मिलवाता है जहाँ आप हैं। तो वो कुछ इसलिए डिप्लोमेट्स के उसमें बहुत होता है। इवन जो हम लोग जब भी हम सरकारी जॉब की बात करते हैं, वो एक जगह नहीं है, वो हर जगह घूमेंगे, उनको ट्रांसफर्स होंगे थोड़े थोड़े सालों में, तो वो डिफरेंट कल्चर में जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो साउथ में है तो वो साउथ में ही रहेंगे, वो नॉर्थ जाएंगे, वो ईस्ट जाएंगे, वेस्ट जाएंगे, तो वो डिफरेंट कल्चर से मिलेंगे। तो राहु वहां पे उनका बड़ा अच्छा काम करेगा। तो राहु फिफ्थ हाउस में, तो उनकी स्किल्स और एनहांस होंगे। जब वो इधर उधर अलग अलग दिशाएं में जाएंगे, उनके करियर में प्रोग्रेशन देखेंगे। इनफैक्ट वो भी एक फिफ्थ हाउस में, आप एक बार तो आप अंदर घुस गए अगर सर्विसेज में, उसके बाद भी तो जर्नी है, वो भी संघर्षमय होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घुसना है, उसके बाद भी आपको देखना है आपको प्रमोशंस टाइम पे मिल रहे हैं, आपके ट्रांसफर्स किस तरह से हो रहे हैं, कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं अपने जॉब में, तो वो हम देखते हैं। सिक्स्थ हाउस, षष्ठम भाव में शनि। अच्छा, शनि बहुत अच्छा करते हैं, और अगर शनि नहीं है तो बुध भी बहुत अच्छा करते हैं। अगेन वहाँ ट्रांसफर्स दिखाता है। अगर हम सर्विस में एक बार पहुंच जाते हैं तो वो ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, अगर बुध वहाँ पे है तो आपको समझ आ जाएगा कि जब वो ट्रांजिट गोचर में बुध वापस आएगा तो इनका अगेन ट्रांसफर होने वाला है। और शनि वहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा काम करते हैं। एक तो वो बुध की राशि है, शनि ना डुअल साइंस में बहुत अच्छा काम करते हैं, ये मैंने नोटिस किया। सरकारी जॉब में शनि अगर डुअल साइंस में आपको बताऊं कौन कौन से हैं, ये हमारे मिथुन राशि हो गया, फिर हमारे कन्या राशि, ये दोनों बुध स्वामी हैं इन दोनों राशि के। फिर आगे हमारे बृहस्पति की राशियां, धनु राशि, मीन राशि। तो ये जो शनि जो है इन राशियों में बहुत अच्छा काम करते हैं, डुअल राशि। तो इसमें ना अडेप्टेबिलिटी आ जाती है और एम्प्लॉयबिलिटी आ जाती है। तो उनमें ऐसा नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं हर रोज, ये रूटीन वर्क है। सिक्स्थ हाउस इज रूटीन, आपको उससे तंग नहीं आना चाहिए, आपको जहां बोल रहे हैं जाना है, आपको जाना है। तो इसी अंदर से इतनी अच्छी दृढ़ता होनी चाहिए कि हमें तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है, मुझे जहां आप ट्रांसफर कर देंगे हम तो चले जाएंगे। अगला हाउस है अष्टम भाव। अष्टम भाव भी रखेंगे जी, अष्टम भाव हर कोई एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअलिटी को जोड़ देता है। उसमें अष्टम भाव में इन्वेस्टिगेशन है। इवन आपकी, जैसे हम स्पेशली अगर हम देखेंगे IAS हो गया, IPS भी हो गया, IRS हो गया, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जाके। आप कहीं कोई बहुत, जैसे IAS वाले बहुत छोटे छोटे गांव में जाके वो गंदगी भी अपना, उनका एक ये भी होता है कि साफ करना, ये एक अंधकार का जोन हो जाता है जहां हमको प्रकाश जब डालते हैं, जो लोग डाल पाते हैं, दे आर ऑलवेज फ्लिप साइड्स ऑफ एवरी भाव, कि आप कौन से फ्लिप साइड में, वहीं से बहुत अलग अलग तरीके का नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी निकलते हैं 8th हाउस से, बट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स फाइनेंस में जो अच्छे होते हैं, अकाउंटिंग में जो अच्छे होते हैं, वो भी वहीं से निकलते हैं, क्योंकि रिसर्च वर्क है जहाँ पे आपको अपना दिमाग लगा के कुछ चीज जो आपको नहीं, सामने से जो नहीं दिखाई देती है, वो आपको ढूंढनी है। तो ये IPS वाले भी यही होता है, आपको सामने से तो ना कि भाई चोर आए सामने, हमने पकड़ लिया, पकड़ना पड़ता है जाके। सारी स्कैंडल्स जो होते हैं उनको हमें अनरावल करना है, तो वो 8th हाउस है। तो 8th भी अष्टम बहुत जरूरी है। और अष्टम अगर काल पुरुष के हिसाब से देखें तो मंगल है उनके स्वामी।
तो हाँ जी, तो शनि का भी है, शनि का भी है। तो अगर शनि और मंगल दोनों आ जाते हैं, जब हम उनको तो कहते हैं अंगारक योग बन गया, और इसी से पता नहीं हम बहुत ऐसे हार्श वर्ड्स कभी कभी हम यूज करते हैं, लोग भी डर जाते हैं कि ये है, बट ये योगास बनाए हैं बोले जाते हैं, बट ये इनका अगर हम सही उपयोग करें वो उस प्रोफेशन के लिए कितना काम आते हैं आप समझिए। एक बोलते हैं ना कि एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना देते हैं एक इंसान की व्यक्तिगत तरीके से, कि वो हिलेगा नहीं इंसान। शनि मंगल लेके आ रहे, मंगल अगर अष्टम भाव में चला जाए, बहुत बार आता है सरकारी जॉब्स में, हमने हॉरोस्कोप्स में देखा है कि बहुत बार ये रिपीट होता है। सबसे ज्यादा रिपीट मंगल हुआ है नवग्रह में से, वहां अष्टम में। तो मैं आपको जो सबसे पहले जो ग्रह बता रही हूँ वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, ओके, बेसिकली उस भाव में। तो उसी तरीके से वैसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, बट हम फाइन ट्यून कर रहे हैं स्टडी को आज, कि हम कहीं ना कहीं। उसके बाद आते हैं हम नवम भाव में। नवम भाव में चंद्र आ जाए, देखिए एक तो बृहस्पति का पक्का घर है, वहां पे अगर चंद्र आ जाए तो वहीं से टीचर्स भी बन जाते हैं एक्चुअली। चंद्र वहां पे 9th हाउस में हो, रिसर्च भी कर सकते हैं। आपको पता है कि इसमें इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितने सब्जेक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। लिटरली आप सोचिए केबीसी खेल रहे हैं आप हर रोज, यूपीएससी एस्पिरेंट पता नहीं कहाँ से कौन से सवाल आ जाएं, कौन से प्रश्न, कोई सेट पैटर्न नहीं है। जनरल स्टडीज का होता है, उन्हें बहुत चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और तभी हमारे आई थिंक इतना टफ बनाया जाता है कि जो सरकार के लिए काम करे वो हमारे हित के लिए काम करे। जब इतने जानकारी के बाद, इतने एजुकेशन के बाद, इतने प्रयास के बाद कोई आए तो उस पोजीशन को वो रिस्पेक्ट करे जो उसने प्राप्त करी है, और वो जनता के हित में काम करें। तो कहीं ना कहीं नवम भाव अगर अच्छा हो, एक तो वो भाग्य स्थान है, हम उसे ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं इलाजी। तो हमारे इनफैक्ट मैं इसको जोड़ना चाहूंगी, हमारे घर में जो सबसे सेंटर होता है वो हमारा ब्रह्म स्थान होता है वास्तु के हिसाब से भी। और नवम भाव भी हमारा ब्रह्म स्थान है। आप सोचिए, सेंटर ऑफ एनर्जीज कमिंग फ्रॉम देयर। भाग्य, हमारे पितरों का घर, पितरों की मुझे लगता है 9th हाउस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भाग्य ही नहीं है तो कितनी मेहनत कर लो, जो लिखा के नहीं आए हो वो, मतलब हो सकता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला हो वो टल जाए, लेकिन बहुत कुछ अच्छा तो नहीं होगा। कुछ अच्छा, और कर्म तो हमें करना ही है, उसका तो हार्डवर्क का तो कोई और सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। आप हार्डवर्क करिए, आप एफर्ट डालिए, आप बहुत पढ़ाई कर लीजिए, हमने सारा एजुकेशन कर लिया, बट फिर भाग्य को भी तो साथ देना पड़ेगा। भाग्य साथ दे दे तो फिर वो सफल हो जाती है। उसके कहीं ना कहीं फल की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बट आजकल के लोग फल बहुत चाहते हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं, हमने तो इतना एफर्ट मारा, हमने यहाँ पे किया, हमने इतनी पढ़ाई करी, हमने 4 अटेम्प्ट दिए, हमारा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं भाग्य की तो कहीं ना कहीं इसमें भाग्य का तो कहीं कुछ ना कुछ तो है, जो ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए, नक्षत्रों का उन पे प्रभाव हो, दशा का सपोर्ट हो, तो वो आपके एफर्ट्स को फ्रक्टिफाई कर देता है। यू कैन रीच वेयर यू वांट टू। और फिर कभी कभी ये भी लगता है कि अपने प्रारब्ध को हम जब धरे छठे और नवम भाव को दें, कि अगर ये लिखा नहीं है तो इतना प्रयास जरूरी है। ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक इसमें मैं अपने आप ही एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बता रही हूँ, बट मैं इसका तोड़ भी बता रही हूँ आपकी जनता को, कि जब इतना प्रयास किया, क्या लिखा नहीं था? क्या ये कहाँ से देखते हैं? 6th और 9th से देखेंगे? 6th और 9th तो डेफिनेटली, इवन 5th आई वुड से, बिकॉज हमारा त्रिकोण है, फिक्स्ड कर्मा है। आप सोचिए, वो हमारा पूर्व पुण्य कर्म है, और 9th हाउस हमारा भाग्य है, और लग्न हमारा तो है ही कॉमन। तो देखिए, आप लग्न पे काम करें तो फिक्स्ड कर्मा पे भी मुझे लगता है कि कर्म तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। कर्मण्य वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगवास्तव कर्मणि, यानी कि कर्म पर ही हमारा अधिकार है। हमें फल की चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि उस पर हमारा अधिकार ही नहीं है। राइट। फल पे तो आपका अधिकार नहीं है, जो हमें मिलेगा हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। बट हमें कर्म करना छोड़ देना, ये कहीं नहीं लिखा है। कर्म तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसलिए भाग्य में लिखा है नहीं लिखा है, कर्म आप कर रहे हैं, बट हाँ, अगर हमारी दशा और अंतर्दशा सपोर्ट कर दे तो वो आपको जहाँ आपका सफलता की तरफ आपके कदम वहाँ बढ़ सकते हैं। रिसेंटली एक XIS ऑफिसर का इंटरव्यू किया था मैंने, अनिता जी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि मतलब एक होता है ना कि टिप्स देते हैं, तो वो बता रहे थे, और बहुत लोगों से मैंने सुना है
कि जब आपके सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं ना और आपके पास कोई प्लान बी नहीं होता है तो बड़ी मुश्किल होती है। जी। तो मुझे लगता है शायद ज्योतिष एक ऐसी गाइडिंग टूल है जिससे आपको पहले ही एक मोटा मोटा अंदाजा लग सकता है एग्जैक्टली। कि ऐसा नहीं है कि आप इतनी ही उल्टी दिशा में तैराकी कर रहे हैं जी, कि आपका लग्न भी थक हाँ, जाए, खुद थक जाए हाँ, और कुछ exactly. हाथ भी ना देखिए लगे। एक इच्छा, जो इतनी इच्छा, अगर इच्छा ना जब ब्लेयर हो जाती है ना, जैसे कहते हैं कि हमें इच्छा है, हमें यही करना है, तो वो कभी कभी ना वो स्टबर्ननेस में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं, मुझे यही बनना है। तब आप ना वो साथ वो छोड़ देते, रियलिटी चेक करना थोड़ा भूल जाते हैं, क्योंकि हम सबको लगता है कि हम सबसे ज्यादा बेस्ट एफर्ट करते हैं, हम 100% देते हैं। ये सभी सोचते हैं, सबको लगता है, सबको लगता है, और ये सही है। हम नहीं तो कौन नापेगा आके हमारे एफर्ट्स को, हम ही नाप सकते हैं हम अब करके। तो ये डेफिनेटली है। और बट मैं ये ज़रूर इसमें ऐड करना चाहूँगी, जब आपने ये पूछा सवाल कि हम डिप्रेशन से डेफिनेटली बच सकते हैं, कि आपको प्लान भी रखना चाहिए। ज्योतिष विद्या यहाँ पे काम आ सकती है जहाँ आपको संघर्ष को कम करना है। राइट। आप इतना संघर्ष कर रहे हैं तो दशा अंतर्दशा बदल रही हो, शायद उस प्लैनेट की आने वाली हो जिसमें आपका राजयोग है, तो चलिए फिर से अटेम्प्ट दीजिए। 4 साल या 5 साल आप लगा रहे हैं, उसमें दशा देखिए। मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, मैं कहती हूँ दशा और अंतर्दशा बदलने में देर नहीं लगती। तो होप्स शुड ऑलवेज बी देयर, एग्जैक्टली, बट यू शुड हैव राइट होप्स। अगले भाव पे चलते हैं जी। कौन सा है? दशम भाव। दशम भाव आपकी अथॉरिटी दिखाता है। आप किस तरह से पब्लिक फिगर, इमेज, सोशल इमेज आपकी क्या होने वाली है, किस तरह के ऑनर्स आपको मिलने वाले हैं। तो जब सूर्य जैसे प्लैनेट्स, हम और डिस्कस करेंगे आगे, जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो किस तरह से आपका ओहदा होता है सोसाइटी में। अगला भाव कौन सा है? 11th हाउस, 11वां घर, वो लाभ स्थान है। हाँ जी, वो तो देखना ही है। आपके इनकम कहाँ से आ रही है, सरकार से, सरकार आपको पैसा देगा या कोई और। तो सरकार अगर आपको पैसा दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपके वहाँ पे भी ऐसे कुछ प्लैनेट्स होंगे जो दिखाएंगे कि आपका सोशल सर्कल किस तरह से, ब्यूरोक्रेटिक सर्कल है क्या। यस, ओके। तो ये 11th हाउस भी देखेंगे, इसके अलावा 12th भी देखेंगे क्या? नहीं, 12th नहीं देखेंगे। हाँ, मतलब हमें कहीं ना कहीं अपनी फाइन ट्यून करनी पड़ेगी स्टडी। तो मेरे पास अब 1 4 5 6 8 9 10 11। आप सभी अपनी पत्रिका खोल लीजिए और अब जिन भी हाउसेस को बताया है अनुरुता जी ने, उन हाउसेस में कौन से ग्रहों की प्लेसमेंट्स, कौन से राजयोग हैं जो कि इशारा करते हैं कि आप अपने प्रारब्ध में लेकर आए हैं कि एक बड़ी सरकारी नौकरी आपके भाग्य में है। अनुरुता जी, आप प्लैनेट्स के ऊपर बात करेंगे। लग्न की मैं अगर बात करूं तो लग्न में कौन से प्लैनेट इस ओर इशारा करते हैं? शनि। शनि? क्या बात कर रहे हैं? शनि बहुत आपकी एम्प्लॉयबिलिटी दिखा देता है, डेडिकेशन दिखा देता है। शनि इन डुअल राशि जो आपने बताया, राशि कि मिथुन हो गया, कन्या हो गया, धनु लग्न हो गया, मीन राशि। तो ये जो हमारे होते हैं ये बड़ा अच्छा करते हैं। इवन मर्करी, आप मानेगा नहीं, एक हॉरोस्कोप में बुध नीच का D1 में भी, D9 में भी और D10 में भी। आप मानिए, अब बताइए, कोई तो बोलेगा ये इसका तो ये सारा बुध नीच चला जा रहा है। और आप बताइए कि कौन से अटेम्प्ट में पहुंचे यूपीएससी में, फर्स्ट अटेम्प्ट। पर ये हम केस नहीं ले सकते ना, ये तो कोई एक ही व्यक्ति है। हाँ, तो बट आप ये सोचिए कि जब लोग ये घबरा जाते हैं, कभी कभी हमें देखिए, हमें राइट एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचना चाहिए जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से एनालिसिस करके, कभी डरना नहीं चाहिए। तो लग्न में शनि बहुत अच्छा देते हैं, शनि अच्छा देते हैं। बुध, हाँ, बुध भी अपने डुअल राशिज में बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इसमें आपकी इंटेलिजेंस, आपकी ये जो एनालिटिकल स्किल्स भी देखी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी देखी जाती है। तो ये बहुत है। इनफैक्ट आप अगर चाहें तो सूर्य भी कह सकते हैं। सूर्य भी अच्छा देते हैं। सूर्य भी अच्छा देता है, क्योंकि वो देखिए मंगल की स्वराशि, जैसे काल पुरुष कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो सूर्य भी वहाँ पे अच्छा, उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो सूर्य भी होता है। इनफैक्ट आप देखिए काफी ब्यूरोक्रेट्स के होते भी हैं, और वो एक बहुत जानने का तरीका भी होता है कि किस तरह से उनका बिना कुंडली देखे भी हम समझ जाते हैं कि उनका सूर्य। बताओ? हाँ बिल्कुल। तो जिनके जैसे थोड़े से हेयर कम होते हैं, अगर आप देखें कि वो विद एज जल्दी उनके बाल झड़ने लगते हैं, सूर्य या तो 12वें घर में होगा, या अपने असेंडेंट लग्न में होगा, या दूसरे भाव में। मेन स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। ओके। एंड स्पेशली इन ब्यूरोक्रेट्स आप बहुत देखें, तो ये पावर जोन में है। ये 12th हाउस में भी सन ना अगर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। ओके। अगर दशा भी आ गई और कोई योग बना रहा हो, जैसे विपरीत राजयोग या कुछ। ओके।
कि मतलब 6 या 8 का 6, लॉर्ड 8, 12 अगर हाँ तो अगर वो अपने लियो लग्न में लियो में बैठ जाए, लियो राशि में बैठ जाए, सिंह राशि में ही बैठ जाए, सूर्य 12वां घर लीडरशिप पोजीशंस। ओ, 4th हाउस की कंडीशन पे बात करते हैं। 4th हाउस में कौन से ग्रह? आपने चंद्रमा बताया, सूर्य बताया था कि सूर्य अगर आ सूर्य, जाए। शुक्र, राहु। शुक्र राहु भी। हाँ, सूर्य, शुक्र, राहु भी, ये भी बहुत अच्छा करते हैं। अनुरुता जी, आपने लगभग कितनी कुंडलियां देखी हैं? जो लोग ऑलरेडी इन सर्विसेज में हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, जिसके बाद आपने ये पूरा अपना एनालिसिस निकाला है? देखिए, ऑफिशियली फॉर माय पीएचडी थीसिस मैंने 50 देखी थी, अनऑफिशियली मैंने 100 से अधिक देखी थी। ओके। और 50 ये रियल कुंडलीज हैं, रियल प्राइमरी डेटा, कि इसमें वो उनके मुंह से ही उनके निकल के आ रही है कि ये मेरी जो कुंडली के ऑफिसर details बन हैं। गए हैं। ये कोई ऐप या कहीं से नहीं, हाँ जो ऑफिसर बने हुए हैं तो इसीलिए इसके, और सेवा उनके में बाद हैं। हाँ जी जी, और उनका हमने चेक भी किया, वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने उनका कुंडली विश्लेषण भी करके दिया कि आपका यहाँ हुआ था, तो जिसमें डिटेल्स वेरीफाई हो जाए। तो ये करीबन, तो उससे क्या होता है ना कि हम जब इतनी सारी हॉरोस्कोप्स देखते हैं तो एक पैटर्न होता है, एक कॉमन पैटर्न समझ आ जाता है कि ये ग्रह इनको यहाँ लेके जा रहे हैं, ये योग इन्हें यहाँ लेके जा रहे हैं। आप सोचिए, अगर हम एकजुट एक ही सर्विस में या सरकार की तरफ हमारी वहाँ हमका इंक्लिनेशन जा रहा है, तो कोई एक थ्रेड तो है ना जो बांध रहा है। यस, ये ग्रहों का थ्रेड। ग्रहों का थ्रेड। तो 4th हाउस में सूर्य अच्छा करते हैं, वीनस अच्छा करते हैं। देखिए, आपको जो व्हीकल्स आप देखिए उसका सुख तो मिलता है। और अगर वो सूर्य वीनस है साथ में तो सरकार की व्हीकल, क्योंकि आप जब जाते हैं तो आपको सरकारी का अकोमोडेशन, सरकार की व्हीकल, और राहु आपका बहुत अच्छा कर जाता है ये वाले उसमें भी, क्योंकि एक अंदर से आपकी ना इच्छा, डिजायर टू राहु आपको डिजायर देता है, वो इतनी ज्यादा डिजायर देता है उस भाव से रिलेटेड जहाँ भी प्लेस्ड हो राहु। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी देखी है अनुरुता जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद सरकार में हैं। अच्छा। तो उनके यहाँ भी जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, जी जी। वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको पूरी लग्जरीज मिली हुई हैं, बिकॉज उनका वर्क वैसा है। कोई मिनिस्ट्री का होकर, आईएएस होकर डेपुटेशन पे किसी ऐसे डिपार्टमेंट में है जब गाड़ियां ही गाड़ियां हैं लाइन से। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों का शुक्र जरूर 4th हाउस में और होगा। बल्कि आप सोचिए उनका जामिनी योग भी बहुत अच्छा होगा। जामिनी योग बन रहा होगा कहीं ना कहीं, शायद D9 में बन रहा हो। जामिनी योग के बारे में थोड़ा बताती हूँ आपको, जहाँ पे चंद्र और शुक्र या तो युति में आ जाए या शुभ दृष्टि दे रहे हैं एक दूसरे। अच्छा, तो आप देखिएगा, अगर आपके पास एक्सेस हो उन कुंडली का, तो आप जरूर ये नोटिस करिएगा, बताइएगा कि कहाँ अगर ये हो रहा है तो क्या इसकी वजह से उन्हें, क्योंकि चंद्र एक मूवमेंट भी दिखाता है व्हीकल्स का। अगर आप स्पेशली आपने क्योंकि पिन पॉइंट किया, तो शुक्र और चंद्र दोनों मिलके व्हीकल का मूवमेंट, बहुत सारी व्हीकल्स किसी को मिल रही हैं, तो कोई तो ऐसा और कोई भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा। और इनफैक्ट इन सर्विसेज में आने के लिए सिर्फ कुछ योग नहीं चाहिए, बहुत योग चाहिए, पावरफुल योग चाहिए, दशा चाहिए। जब आप कर रहे हो, दशाओं पे भी आएंगे, हाँ दशा पे भी आएंगे। ग्रहों पे बात कर लेते हैं। 5th हाउस में कौन से ग्रह होने चाहिए? 5th हाउस में राहु बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके सूर्य अपने ही राशि में, जब कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सूर्य भी वहां पे अगर बैठे तो आपको अच्छा दे सकते हैं, बट मुझे सूर्य से ज्यादा मुझे लगता है रिजल्ट्स चंद्र देते हैं। अच्छा, 5th हाउस के चंद्र अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। पंचमेश की स्थिति देखेंगे इसमें। पंचमेश जो उसके हैं, पंचमेश की स्थिति देखनी चाहिए। अगर हम चाहें तो हम योगा से कनेक्ट कर सकते हैं। पंचमेश अगर छठे भाव में आ जाए, देयर इज अ एक्सचेंज, परिवर्तन हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पंचमेश और षष्टम में अगर के स्वामी या तो युति में आ जाए या फिर शुभ दृष्टि दे दें, लॉर्डशिप एक्सचेंज हो जाए, इस तरह से। और अगर पंचमेश और उसी की दशा निकल जाए, अगर पंचमेश 12th में चला जाए लेकिन इधर सूर्य उच्च के हो रहे हैं, इधर सूर्य उच्च के हो रहे हैं और पंचमेश 12th में चला जाए, 12th में चला जाए, ऑब्वियसली धनु लग्न की कुंडली होगी। हाँ जी, 5th में सूर्य उच्च के हो रहे हैं और मंगल आपके 12th में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कैसे देखिए, यहाँ पे आपको इस तरह की सर्विस मिल सकती है जहाँ पे आपको बहुत सारे आपके सपोर्ट जूनियर्स भी मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मतलब कि आप शायद क्लास ए सर्विस में जाने के ज्यादा आपके चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि 12th हाउस को हमने हाउसेस में जुड़ा नहीं है, बट वहां से भी हम देख सकते हैं कि वो एक आपको पीसफुल जोन में ले जाता है, जहाँ पे आपने अब मंगल चला गया, आपका सपोर्ट ग्रुप अच्छा हो सकता है। क्योंकि आपके सूर्य उच्च के हैं आपने कहा, और वही जा रहे हैं वहां पे, यानी आप सराउंडेड बाय पीपल हु आर गोइंग टू सपोर्ट यू। आपके सेनापति होंगे, मंगल सेनापति के,
तो वो वहाँ पे आपके सूर्य यहाँ है, 12वें घर से अगर हम जोड़ें, क्योंकि ये सर्विस वहाँ से भी एग्जाम देखते हैं, क्योंकि छठे को देख रहा है 12वां भी। हाँ, यस। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई घर छोड़ा है, वो कहीं ना कहीं दृष्टि में तो है दृष्टियाँ तो है ही, ही, हाँ right। दृष्टि में तो है ही। 6th हाउस पे चलते हैं। 6th हाउस को जनरली हम रोग ऋण रिपू कह के ना ऐसे हटा देते हैं कि नक्की बिल्कुल, कहते हमें हैं। लगता है कि उसको छुए ही ना कोई। मुझे लगता है ज्यादातर लोग यही सोच के कि अच्छा इसमें तो ये सब है, तो इसको हमें उसका कुछ करना नहीं है। बट आपने कहा 6th को भी 6th देखना को करना है, क्योंकि यहीं से तो आपका संघर्ष है। हम्म। आप जो ये परीक्षा दे रहे हैं यूपीएससी, ये पूरा संघर्ष है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मान लीजिए, एक्चुअली वो यहाँ से देखेंगे, और जो वो संघर्ष है तो वही तो आपको, उसके ऊपर आपको काबू करना है, उसी को ओवरकम करना है। तो ये छठा भाव ही आपको स्ट्रेंथ दे सकता है। यहाँ पे अगर क्रूर ग्रह आ जाए, शनि आ जाए, बहुत अच्छा है, राहु भी आ जाए, आपको अपने जो, आप हमेशा हम इसको ऐसे सोचते हैं कोई दुश्मन कोई बाहर नहीं है। दुश्मन कभी कभी हमारा दिमाग भी हो जाता है, राइट। तो इधर हमारी क्रूर ग्रह अच्छा करते हैं। हाँ, क्रूर ग्रह अच्छा करते हैं यहाँ पे। तो आप अष्टम में, अगर इसके बाद हम लोग अष्टम में जाएंगे तब हम बताएंगे आपको कि किस तरह से अगर हम 6th हाउस में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 8th हाउस इज रिडेम्पशन। अच्छा। तो अगर हम यहाँ पे इसलिए बोलते हैं रूटीन वर्क करते रहिए, कर्म करते रहिए, प्रारब्ध करते रहिए, यहाँ पे आपको सिर्फ आपको एफर्ट डालना है। 6th हाउस इज मेंट फॉर, हाँ, कि आपको हर रोज जाके जो काम आपको करना है, परीक्षा के लिए तैयारी करनी है, आप करते रहिए। उसमें और सोचिए नहीं क्या करना है कि उसमें आपका बल मिलता रहेगा, क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं वहाँ पे अपने प्रारब्ध का। आप वो उसको आपने एक्टिवेट करिए कि हम अपने कर्मों का यहाँ पे हम पूरा कर्ज झुकाने आए। जब वो बारी आएगी, इसलिए अष्टम देखना पड़ता है कि क्या यहाँ पे जो इन्होंने एफर्ट्स डाला अष्टम से निकल के आएगा। ओके। तो 6th में अगर किसी को देखना है अपने नौकरी के बारे में, वो भी सरकारी नौकरी के बारे में, तो क्रूर ग्रह अगर बैठे हैं मंगल शनि, हाँ, ये बहुत अच्छा कर जाते हैं। राहु इनफैक्ट भी अच्छा मंगल, हाँ, राहु भी अच्छा कर जाता है। और अगर ये राजयोग बना ले 6, 8, 12 विपरीत राजयोग, ये बहुत कुंडलियों में दिखाई देता है। क्योंकि ये जो अगर जब 6, 8, 12 में जब भी विपरीत राजयोग बन जाए, इलाजी बहुत अच्छा हो जाता है। सच्ची में वो सारे नाश कर देते हैं, उनकी जो हम लोग को स्ट्रगल है, संघर्ष कम हो जाता है। एक एज तक आप स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि एकदम से स्मूथ हो रही है लाइफ। तो हमेशा राजयोग का कॉन्सेप्ट भी यही है, एकदम से नहीं मिल जाता है, धीरे धीरे उस पर कर्म करके फिर वो फलित होते हैं। अगले हाउस पे चलते हैं, 8th हाउस। आपने कहा कि 6th में आप कर्म करोगे, करते जाओ, और 8th फल दे रहा है या नहीं वो हम देखेंगे। हाँ, जी। 8th हाउस की कंडीशन क्या होनी चाहिए? 8th हाउस की कंडीशन में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मंगल बहुत अच्छा होना चाहिए किसी की भी। क्योंकि देखिए, आप कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखेंगे, कालपुरुष कुंडली के अनुसार मंगल वहाँ का ओनरशिप है, सेनापति, जहाँ पे वो अंधकार हटा रहा है राजा के लिए। जब राजा प्रवेश करेंगे या राजा के लिए वो काम कर रहा है वहां पे बैठ के। देखिए, सिर्फ मंगल सिर्फ असिस्टेंस के हिसाब से आप देखिए, जो रिजल्ट्स जो मिलेंगे, अगर आप जैसे बोलते हैं ना, हम लोग पहले देखते थे कि जो प्रजा है वो राजा संभालते थे पहले जमाने में, अब की प्रजा सरकार संभालती है। तो हमें वो रॉयल्टी देखना पड़ेगा कि वही किंगडम जो है वो यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ के जो मंगल है आपको सपोर्ट करेंगे कि आपके बहुत अच्छे, आपको जिस सर्विस में है आपके आसपास लोग होंगे, जिसे कहते हैं ना सपोर्ट करते हैं, आप उनको काम दे सकते हैं, वो आपका काम करके लाएंगे, जैसे हम सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं उनको। तो वो एक हो सकता है। और साथ ही साथ केतु भी अष्टम में तो वैसे भी बल मिल जाता है, और वहां से ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, वो भी देखते हैं हम लोग कि वहां से आपको कुछ कभी कभी होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफर हो गया। अभी तो हम अच्छी तरह से लगे हुए थे यहाँ पे, फिर एकदम से वहां से निकल गए। तो वही है, जो आपने प्रारब्ध किया है वो अष्टम में आपको दिखाई देगा। तो बेस्ट तरीका है अष्टम पे काम करने से अच्छा आप अपने प्रारब्ध पे काम करिए, 6th हाउस पे काम करिए, क्योंकि उसका तो नेचर बहुत सिंपल है, कर्म करिए बस। ओके। तो अष्टम में मुझे समझ आया कि मंगल और केतु बहुत अच्छा करते हैं। क्या इनका कुछ राशि स्पेसिफिकेशन भी होता है? जनरली इसका जो है मूवेबल राशि में हो तो भी अच्छा करता है, क्योंकि यहाँ पे हम इन सर्विसेज की जब हम बात कर रहे हैं तो मूवमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी राशि हो गई है? तो जैसे अगर हम मूवेबल साइंस देखें 1, 4, 7, 10 राशि जो होती हैं, हमारी मेष राशि हो गई, हमारी कर्क राशि हो गई, तुला राशि हो गई, मकर राशि हो गई।
और मकर में मंगल वैसे ही उच्च के हो जाते हैं। yes. तो इसीलिए आप देखिए सब कुछ कनेक्टेड है। जब भी हम बोलते हैं कि हम सिर्फ एक हम बात नहीं करें कि ये ग्रह यहाँ पे आके बैठ गया, वो क्यों आके वहीं बैठा है इन लोगों के लिए। और अगर कोई बोले कि हमारा मजा तो डिप्रेशन हो जाता है या एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं, तो आप इसे दूसरी तरीके से यूज करेंगे जब तब प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ कैन बी डिफरेंट। हो सकता है शनि मंगल मिलके उन्हें कुछ अलग तरह के रिजल्ट्स दे दें, प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा दे दे पर पर्सनल लाइफ में उतना अच्छा नहीं। तो जाहिर है हमेशा दो तो उसके रेपरकशंस हो ही सकते हैं। तो अगर हमें, ये आप भी जानती हैं इतने, जब भी हम भावों पे आते हैं, हर प्लैनेट एकदम उच्च के रिजल्ट्स नहीं दे सकता इवन दो वो उच्च के हों। yes. कभी ना कभी वो दूसरे विपरीत, बिल्कुल जीव भी होता है हर प्लैनेट का। बिल्कुल। अगले हाउस पे चलते हैं हम, 9th हाउस, भाग्य का घर। ये तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट हाउस। जी। जैसे यहाँ पे अगर बृहस्पति आ जाए, पहले मैंने बताया था आपको कि चंद्र तो है ही, बट बृहस्पति अपने ही पक्के घर में आ जाए, इसमें ना एक लक्ष्मी योग कहते हैं, उसका भी निर्माण हो जाता है। अगर जैसे आपके बृहस्पति आपकी कुंडली में, जैसे अगर हम काल पुरुष की कुंडली में कि मेष लग्न है, तो अगर हमारा 9th हाउस के लॉर्ड जुपिटर ही हो गए हमारे, और बृहस्पति वहीं पे उपस्थित हो, तो वो लक्ष्मी योग का निर्माण कर देते। और अगर मान लीजिए मेष लग्न नहीं है लेकिन मेष लग्न हाउस में बृहस्पति, बट वो एक बृहस्पति तो उसका एक तो पक्का घर तो है ही वो, तो वहां पे भी आ जाए तो भी बहुत अच्छा होता है। उच्च की राशि में हो, 9th हाउस लॉर्ड इज वेरी एग्जॉल्टेड एंड प्लेस एनीवेयर इन योर कुंडली, दैट इज आल्सो। इसलिए आप सोचिए 9th हाउस के लॉर्ड की बहुत वैल्यू, ताकत, वो कहीं भी बैठे हो, जरूरी 9th हाउस में बैठे हो कि नहीं, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देती है। आपने भाग्य को ही अपने काबू में लिया है। और अगर ये देखना हो कि भाग्य में लिखा ही नहीं है कि ये व्यक्ति कभी सरकारी नौकरी में जाएगा, ऑल्दो ये कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो कैसे देखेंगे हम? क्या हम 9th हाउस का कंडीशन देख के बता सकते हैं? 9th हाउस की कंडीशन प्लस दशा भी, क्योंकि राजयोग हमारे दशा में ही फलित होते हैं। राजयोग सिर्फ हमारे देखने के लिए नहीं होते कि कुंडली में हम लोग सब बोलते अरे मेरे तो इतने राजयोग हैं, लेकिन कब फलित होंगे? फलित कब होंगे? दशा में, एक पर्टिकुलर एज में आके होते हैं कभी कभी कुछ लोगों के। बट अगर दशा, सपोज आपका राहु बहुत अच्छा प्लेस्ड है और राहु की दशा चल पड़ी, राहु छठम में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, या फिर 4th हाउस में बैठे हैं, चांसेस आप देखिए एवरी मोमेंट आप अपनी चांसेस इंक्रीज कर रहे हैं, और भी शायद दूसरे योग एक्टिवेट हो रहे हो उसमें, तो वो बहुत है, हो जाता है। और अगर वो एफ्लिक्टेड हो 9th हाउस, तो फिर चांसेस थोड़े मुश्किल से हो पाएंगे। हो सकता है कोई और चीज आ जाए उसे नेगेट करने के लिए, कोई अच्छी प्लैनेट योग बना रहे हो कि जो उसको शायद ओवर पार कर सके। इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ्स बीइंग ओवर पार। जैसे होता है ना, हम युद्ध है ये, युद्ध हमारी कुंडली में भी कभी कभी हम खुद ही बना लेते हैं कि हमें ये चाहिए, हम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी आपने अपने चंद्र को इतना अच्छा कर लिया है साथ साथ, बट चंद्र के साथ साथ आपको ये रियलिटी चेक भी देख लेना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं आप सही चीज कर रहे हैं, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, या आपके लिए कुछ और बना है। बिल्कुल। तो 9th हाउस में बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, चंद्रमा भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, और या फिर 9th लॉर्ड आपका कहीं भी उच्च का हो, केंद्र में बैठ जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब वो स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो जाती है उसके ना। जैसे कहते हैं ना कि हम लोग जब हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, हम लोग एक्स करके अपनी पावर बढ़ाते हैं, इसी तरह से लोग भी अपनी इससे पावर बढ़ाओ, इससे पावर, जैसे जैसे योग हमारे साथ साथ जुड़ते जाते हैं उस दशा में, तो फिर जाके वो बाजी, जैसे होता है ना कि यू हिट द बुल्स आई। यस। 10th हाउस पे चलते हैं अनृता जी। 10th हाउस की कंडीशन क्या होनी चाहिए? 10th हाउस की कंडीशन में एक तो एफ्लिक्शन ना हो ज्यादा, तो आपका वैसे भी आपको पता है कि वो वहां से ना, ये जो 10th हाउस होता है वो आपकी आमदनी दिखाता है। अफ्लिक्शन से क्या मतलब है? एफ्लिक्शन से ग्रह ना देखें, क्रूर ग्रह देखें, या तो वहां बैठ जाए जाके। अब वहां पे जैसे अगर चंद्र बैठा है बट उसको क्रूर ग्रह बहुत ज्यादा देख रहे हो, प्रताड़ित, तो फिर वो एक काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन सा हो जाता है। तो ये एक थ्योरीज हैं, ऑफ कोर्स दे ऑल, जब रियलिटी में आते हैं तो कभी कभी आप जैसे बोल रहे हैं कि भाई वो शुभ अशुभ दृष्टि भी कुछ नहीं कर पाती, जिसको हम अभी बात कर रहे हैं, हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। जब हम, तो वहां पे जब हमारा जैसे चंद्र अगर बैठ जाते हैं, सूर्य बैठ जाते हैं, जैसे हमने देखा था कि काफी कुंडलियों में चंद्र अपने बहुत अच्छा करे, केतु बहुत अच्छा, केतु सबसे ज्यादा 10th भाव में, और अभी आपने पूछा नहीं 11वें भाव के बारे में, बट 11वें भाव में भी सबसे ज्यादा
ट्रांसफर्स। नहीं तो ये तो बोलते हैं, जैसे अगर आप देखें ज़्यादातर ज्योतिषी जाके बोलते हैं ये तो बहुत बार जॉब छोड़ेंगे। कभी कभी ये भी देख लेना चाहिए, अगर उनकी सिविल सर्विसेज का प्लान है तो हो सकता है ये ट्रांसफर दिखा रहे हैं, क्योंकि एक पोजीशन से आप दूसरी पोजीशन हैंड ओवर टेक ओवर करते हैं। तो कभी भी हर चीज़ को बहुत गहराई से देखना चाहिए, कभी भी किसी के लिए हमें ये एक वर्डिक्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंसान को वर्डिक्ट भी याद रहता है। बिल्कुल। तो 10th हाउस में आप कह रहे हैं कि केतु अच्छा करते हैं। केतु बहुत अच्छा करता है, केतु अच्छा करता है, चंद्र बहुत अच्छा करता है, सूर्य क्योंकि अगेन वहाँ पे बहुत अच्छा करता है, शनि भी बहुत अच्छा करता है क्योंकि अपना ही शनि अपने घर में है और वो सर्विसेबल बना देते हैं। पर हमें दशम भाव को ना साथ साथ हमें अष्टम से भी कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो 11वां हो जाता है। हाँ। दशम से अष्टम 11वें, तो क्या हो जाता है, वो वहाँ पे हमारे इनकम सोर्स दिखाते हैं कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन करके कुछ कमा रहे हैं, इनकी जो आमदनी है ये कहाँ से आ रही है। तो इसीलिए हर किसी की आमदनी इन्वेस्टिगेशन से नहीं आ रही है, कुछ क्या खोज चल रही है इनकी, खोज से आ रही है इनकम इनकी, इस तरह से हम देख सकते हैं। ओके। और फिर अगर यहाँ पे सूर्य जैसे अगर चौथे भाव में बैठे तो सूर्य भी देख रहा है फिर दशम को, तो बहुत सारे ग्रहों का सम्मेलन जब होता है तो कहीं ना कहीं निश्चित है आपका यूपीएससी को क्रैक कर जाना। इसके ऊपर तो काफी मूवीज भी बन चुकी हैं, तो लोगों को संघर्ष तो पता है कि कितना संघर्ष है। बिल्कुल। 11th हाउस पे चलते हैं, ये इच्छा पूर्ति का घर भी है, लाभ कि कहाँ से हमारा उसमें सर्कल, सोशल सर्कल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट या सरकारी जो जॉब्स में होते हैं उनका सोशल सर्कल प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा डिफरेंट होता है। अपने दोस्त तो होंगे ही उनके जो हैं, पर उनका बहुत अच्छा नेटवर्क होता है। अपने ही लोगों के साथ वो लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मिलना जुलना, वो इतने ज़्यादा जगहों पे जाते हैं, तो उनका ये सरकारी जो नेटवर्क है बहुत स्ट्रांग रहता है। तो वो भी हमें पास्ट से भी पता है कि केतु जो है ना कारका ऑफ पास्ट भी है, ये हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ केतु को हमेशा स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, पीपल फ्रॉम द पास्ट, केतु। एंड इज ऑल्सो लाइक कि आपको कुछ लोग आएंगे पिछले जन्म के जो आपको मदद कर जाएं। ये 11th हाउस से देखते हैं, 11th हाउस और केतु कॉम्बिनेशन, 11th हाउस एंड केतु कॉम्बिनेशन। Okay. It could be for any other service as well. I'm not saying that, but 11th house केतु अगर हम सिर्फ उसको देख रहे हैं और हम अभी कोई ग्रह को नहीं देख रहे, तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि कोई तो आपके पास से आके आपकी मदद कर रहा है। आपके सोशल सर्कल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हिरार्किकल सर्विसेज है, इन सर्विसेज में आना तुक्के की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में भी किया हो सकता है, ये जन्मों से चली आई, पीढ़ियों से चली आई, तो आप देखेंगे काफी लीनिएज है, ये जनरेशनल सर्विस है ये। राइट। मैं इसमें ना चंद्रमा की स्थिति एक बार और समझना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जितने सिविल सर्विसेज में लोग देखे हैं, टॉप लेवल से लेकर सारे लेवल्स तक के देखे हैं, उनका मेंटल स्टेट बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे वो ना रिएक्टिव नहीं होते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। शनि चंद्र या तो युति में होंगे या फिर दृष्टि में। शनि दृष्टि दे रहा है चंद्र पे, तो उसकी वजह से तो ये टफ, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि बिल्कुल पोकर फेस हो जाते हैं कभी कभी, कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं। वो सुनेंगे और फिर डिसीजन आपको पता चल जाएगा कि क्या लिया गया है। है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है कि इसमें इमोशंस की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें प्रैक्टिकलिटी, एग्जैक्टली डेटा चाहिए है, आप उसको स्टडी करिए। तो जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप शायद सही प्रोफेशन में। तो चंद्रमा पे शनि की दृष्टि होनी चाहिए, इसको तो मैंने खराब सुना है। हाँ, विषयोग बोलते हैं। पर देखिए कितना काम आता है, और मैंने बहुत सारी कुंडलियां, इनफैक्ट मेरे फादर भी इनकम टैक्स में, उनके भी है। अच्छा, रियल लाइफ केस एज वेल एज आई हैव सीन इन अदर कुंडलीज आल्सो, क्योंकि हमने सब देखे तो उसमें है। और उनके तीसरे भाव में, हाँ मुझे लगता है, देखिए अब सेल्फ एफर्ट, आप सोचिए पराक्रम है। तीसरे भाव का मून एज सच आप देखें तो वहाँ बहुत मतलब आपको एफर्ट मारना पड़े, अपने माइंड के ऊपर एफर्ट मारना पड़े। डिसीजन लेने में उन्हें दिक्कत नहीं होती है। इमोशंस कम होंगे बट डिसीजंस लेने में कमी नहीं है। आप कुछ योग और राजयोग पे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। आप बताइए, आपको क्या लगता है इतनी कुंडलियां देखने के बाद ये यूपीएससी वाले लोगों की जो एक्चुअली अभी ऑफिसर्स हैं, अभी क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन योग आपने कौन सा देखा है कुंडलियों में? सबसे ज़्यादा महापरिवर्तन योग। महापरिवर्तन ये कब बनता है? ये त्रिकोण और केंद्र के
लॉर्डशिप्स जब एक्सचेंज हो जाते हैं। ओके। तो अगर हम इसे ऑर्डर में देखना चाहें तो मैं काफ़ी, क्योंकि हमारे हॉरोस्कोप्स तो हमने करीबन 100-200 देखी हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि एकदम टॉप में मैं 4-5 को डालना चाहूँगी, क्योंकि सिर्फ एक होना तो शायद कहीं ना कहीं मुश्किल है। हाँ, मुश्किल हो जाता है बताना, क्योंकि वो सब लोग एक साथ चल रहे हैं। ठीक है। तो मैं 5 टॉप 5 आपको बताती हूँ कि महापरिवर्तन योग हमारा हो गया, और फिर महापंच महापुरुष योग। ओके। तो उसमें हमारे 5 ग्रह, शनि, शुक्र, हमारे मंगल, बुध, बृहस्पति उच्च के हों या फिर अपनी ही राशि में हो, केंद्र में उपस्थित हो, पंच महापुरुष योग। और हो सकता है उनके 2 बन रहे हो, 3 बन रहे हो सकता है 5 के 5 बन जाए। तो देखिए कितनी पावरफुल, इट्स लाइक अगेन जैसे हमने कहा था पावरफुल बनाना है कुंडली को। अगर फिर आ जाए हम नीच भंग राजयोग, तो वो तो आपको पता ही है कि कोई नीच का हुआ, उसको हमने वो केंद्र में ही उसके जो स्वामी हैं वो उपस्थित हो या उसके साथ ही युति रखे हो, तो वो अगेन डिग्री कितना स्ट्रॉन्ग नीच भंग राजयोग है उस पर डिपेंड करेगा। एक बहुत अच्छा होता है जैसे लक्ष्मी योग, मैंने आपको बताया था, वो भी काफी लोगों में आता है। फिर आ गया हमारा शंख योग, एक है पंचम और षष्टम, जहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव सक्सेस देख रहे हैं, आपका पूर्व पुण्य भी एक्टिव हो गया है, कि मतलब आपको घुसाया जा रहा है। मतलब कभी कभी आपने मेहनत तो करी है, बट आपके तो लिखा ही हुआ है भाग्य में भी, और पूर्व पुण्य कर्म भी चाह रहे हैं कि वो एक्टिवेट हो चुके हैं, अब आप चाहिए। तो पंचम और षष्टम भाव के स्वामी की युति दृष्टि बहुत अच्छा करते हैं। जामिनी योगा हमने डिस्कस किया था, वो बहुत ज्यादातर आते हैं। विपरीत राजयोग मैंने शायद 5 से ज्यादा बता दिए होंगे, बट आई थिंक आपके दर्शकों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि 5 से 6 तो मिनिमम योगास चाहिए एक्चुअली टू क्रैक इट। अच्छा अनुरुता जी, एक चीज़ और मैं देखती हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग, और बहुत सारे इनमें से जो लोग देख रहे हैं एस्पिरेंट्स भी हों जी, लेकिन होगा या नहीं होगा, आप ये सारे राजयोग D1 में लेके तो आए हैं जन्म कुंडली में, बर्थ चार्ट में, कर पाओगे ये नवांश बताएगा जी। तो हम नवांश की स्थिति भी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और वर्गोत्तम हो जाए तो ये बहुत बढ़िया हो जाता है। तो जो ग्रह हमने, जो आपने जैसे बात की ना, हमने अभी D1 चार्ट के बारे में बात कर रहे थे, उनमें से यही जो हमने प्लेसमेंट दिखाई कि हम यहाँ पे ये हो जाए, यहाँ पे वो हो जाए, ग्रह चले जाए, वही ग्रह वर्गोत्तम D9 में हो जाए, D10 में हो जाए, दोनों में, तो फिर तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और दशा के ही वो वाले ग्रह हों कि चलिए जैसे आपके बुध आपका वर्गोत्तम होता जा रहा है और उसी की दशा भी चल रही है, और अंतर दशा में ऐसा कोई प्लैनेट आ जाए जो एक और योगा बना रहा है वहां बैठ के। कई लोग ना अनुरुता जी ऐसा कहते हैं, मैंने ज्योतिषाचार्यों के मुंह से ही सुना है कि आप जो प्रारब्ध अपनी कुंडली के रूप में लेकर आए हो ना, भले ही लाइफ बिल्कुल उस तरीके से ना जाए, लेकिन मेजर इवेंट्स जो घटित होने हैं वो घटित होंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिल्कुल ही अपनी कुंडली के विपरीत चल रहा हो, कि ये सब राजयोग लेकर आया है, D9 भी बहुत स्ट्रांग है, करने की क्षमता भी है बंदे में, लेकिन वो करना ही नहीं चाहता, उसको बिजनेस करना है, भाई मेरे डैड का बिजनेस है करोड़ों का, मैं वही करेगा, भले ही मैं कितने भी अच्छे राजयोग लेकर आया है। तो क्या कुंडली के जो ये राजयोग हैं, जो उसकी ये डिटेल्स है, जो उसके ये प्लेसमेंट्स हैं, कभी किसी ना किसी रूप में उसको मजबूर करेगी कि वो इस तरफ आए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने इला जी, क्योंकि लोग अपनी इच्छा अनुसार तो उस तरफ हम अपने गोल को सेट कर लेते हैं, बट क्या वो कुंडली सपोर्ट कर रही है, क्या आपके ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं? तो जातक को पता चल जाएगा जब बहुत बार उन्हें डिसअपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष है, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है जिसमें वो समझ जाएं कि इतने वो लो लेवल तक पहुंच जाते हैं कि नहीं, अब प्लान बी तो कर लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो ज्योतिष विद्या में वो दिखाया जाता है कि ये देखिए इस एज पे शायद अगर हो गया तो हो गया। ये भी सब एक एस्टिमेशन की बात है। हम सब ट्राई करते हैं कि हम बेस्ट तरीके से एक जातक को बता सकें, उसको करियर गाइड कर सकें कि देखिए इस समय तक हो जाए तो हो जाएगा, नहीं तो आप प्लान भी रखिए अपने साथ। ओके। क्योंकि कई लोग मैंने देखे हैं उनका अपना जमा जमाया बिजनेस है, जब तक डैड बिजनेस संभाल रहे थे तब तक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और जब आपने संभाला तब बिजनेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आनी शुरू हो गई, बिकॉज आप लिखा के तो सरकारी नौकरी या कुछ और काम आए हो। हाँ, या तो इच्छा जागृत हो ही जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। क्या ट्रांसफॉर्मेशन दशाओं की वजह से भी होता है? दशाओं की वजह से होता है, एज की वजह से होता है,
और स्पेशली ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रह होते हैं, जो मंगल, जैसे आप एक सेनापति को आप सोचिए, मैं जब भी मंगल के बारे में सोचती हूँ, मुझे हमेशा एक सेनापति एक घोड़े के ऊपर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसका वो कौन सी दिशा बदल दे वो उसकी फिर नेक्स्ट वाली होती है। इसीलिए वो देखिए ना, वो मंगल ही ग्रह, जब आपका अष्टम भाव ही ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। आई थिंक सारे ज्योतिषी मानते हैं कि भाई अष्टम भाव ही ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। और अगेन D9 चार्ट में जब हम देखते हैं तो आपकी जैसे सेकेंड लाइफ को, जैसे ना आपकी किस तरह से आपका शेप होने वाली है लाइफ। जनरली लोग बोलते हैं स्पाउस चार्ट, आई लाइक टू टेक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आपकी करियर, आपके सारे एस्पिरेशंस भी दिखा रहे हैं, आपका भाग्य कैसे उदय हो रहा है, उदय होने वाले नवम का ही तो वो है अंश, तो किस तरह से वो हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक जैसे आपने कहा ना, जागृत होना बहुत जरूरी है। जब तक हम थोड़ा मेडिटेट करते हैं, जब हम अपने चंद्र को ठीक रखते हैं ना, अपने आप चीजें हमें समझ आने लगती है हमारे लिए बनी है, कब तक हमें इस पे प्रयास करना है और फिर कब हमें कोई और दिशा में बह जाना है। हमें इतना संघर्ष करने की जरूरत है भी, क्योंकि एक कर्तव्य हमें अपने तरफ भी है, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम धर्म त्रिकोण कहते हैं ना, एक कर्तव्य का है हमारा, मुझे लगता है वो ड्यूटी, धर्म त्रिकोण बोलते हैं पर वो ड्यूटी है। एक जो पहला लग्न है वो कर्तव्य हमारे प्रति है, दूसरों के प्रति हमें किस तरह से हमें अपना व्यवहार करना चाहिए। पंचम भाव हमारे स्वास्थ्य के कर्तव्य क्या है, हमारे बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, और नवम भाव हमारे एंसेस्टर्स के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे टीचर्स, हमारे गुरु जो हमें सिखाते हैं, हमें उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। हम इसको स्ट्रॉन्ग रखें, हम अपने सभ्य संस्कारी रहें, तो कहीं ना कहीं हमेशा दिशा, जब हमारा मन क्लियर होता है तो अपने आप कहीं ना कहीं से आपको दिशा मिल जाती है। हो सकता है आप ज्योतिष के पास आ जाए, हो सकता है आपको कोई गुरु मिल जाए, हो सकता है कोई टीचर मिल जाए, कोई फ्रेंड मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल जो मैंने कई बार अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है, सिविल सर्विस से हटकर है ये सवाल। जब आपकी कुंडली में कुछ प्रॉमिस नहीं है और वो चीज़ आप प्राप्त करते हैं, क्या वो ईश्वरीय कृपा होती है? बिल्कुल, ईश्वर भी और आपका कर्म। आपने जैसे होता है ना, आपने सरेंडर कर लिया, दैट्स एक्चुअली एन एक्ट ऑफ सरेंडर। एग्जैक्टली, जब आप समर्पित कर चुके हैं। सरेंडर। ओह वाओ, आई डिडंट रीड दिस। इट्स इफ यू सरेंडर, तो फिर उसके परे तो कुछ नहीं, क्या ग्रह क्या गोचर, आपने बट फुल्ली सरेंडर, यहाँ पे ये फुल्ली सरेंडर की बात है। फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, ये भी तो कुंडली से देखा जाता है जी। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने कोई उस भाव को ना एक्टिवेट किया हुआ है, तभी वो आपको अलग तरीके से लेके जाए। जैसे हम जैसे बोलते हैं ना, नवम भाव हमारे रिलीजियस श्राइन्स भी हैं, हमारी वहाँ से हमारी धार्मिकता, हमारा कर्तव्य, हम लोग जैसे हम 12th हाउस को हम लोग टेम्पल्स या रिलीजियस श्राइन्स, ये दोनों बड़े धर्म के स्ट्रॉन्ग भाव हैं। कोई आपको गुरु दशा या कोई आश्रम में हम जा रहे हैं जहाँ आपको एकदम से एक रियलाइजेशन होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, है ना। तो एक सरेंडर की एक फीलिंग जब आ जाती है ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर आप इससे परे हो जाते हैं। जैसे होते हैं ना, यू कैन गो बियॉन्ड इट। तो साधु संत क्यों, वो भी तो तप से ही, अगर आप कोई भी हिस्ट्री में, माइथोलॉजी में देख लीजिए, सब तप से, सैक्रिफाइस। ये सवाल मैंने पॉडकास्ट के अंत में इसलिए पूछा कि क्योंकि मेरा अपना ये मत है और मैंने बहुत विद्वानों से भी सुना है कि जब आप शरणागति पे आ जाते हो ना, जब आप सरेंडर कर देते हो टुवर्ड्स एनी डेटी, एनी भगवान, जो भी जिसको भी आप मानते हैं, जो भी परम सत्ता है, तो फिर ईश्वरीय कृपा मिलती है। तब भगवान कहते हैं ठीक है बेटा, मैंने ले ली तेरी डोर हाथ में। तो जितने लोग हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और कहीं निराशा लग रही है, तो बस शरणागति के अब मोड में आ जाइए। और ऐसा नहीं है, अनिरुद्धा जी ने ये बहुत चुने हुए राजयोग और चुने हुए हमने एक सेट पैरामीटर पे डिस्कशन किया है। बहुत सारे और भी आई थिंक कॉम्बिनेशंस होते होंगे, तो निराश मत होइएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हमें ये बस ध्यान रखना चाहिए कि अपनी मानसिक स्थिति पे कोई कॉम्प्रोमाइज मत। बिल्कुल, कोई भी चीज़ से इतना अटैचमेंट रखे ही नहीं कि एग्जैक्टली, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी सोल क्या डिसाइड करके आई है कि उसको क्या लर्न करना है लेसन। जी। और अमर्त्य कारका के बारे में हमने बात नहीं करी, बट वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था इसमें, कि राज संबंध योग। अच्छा, ये क्या है? ये दशम भाव का, अगर हम अमर्त्य कारका, आपके जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आपकी कुंडली में जो भी है,
अगर दशम भाव उससे अपना युति बना ले, कोई संबंध बना ले किसी तरह से, तो वो आपको राज संबंधित योग देगा। और आप, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छा मानती हूँ क्योंकि इट मेक्स सेंस। आत्मकारक का हमारा सूर्य है, अगर हम अपने जनरल पर्सपेक्टिव से देखें। अमृतिकारक इज लाइक अ व्हीकल। जब हम मंत्र भी करते हैं, हम व्हीकल, वी हैव टू बी इन कांस्टेंट मूवमेंट। जहाँ आप मूवमेंट को रोक देते हैं ना, वहीं आपकी संघर्ष शुरू है। अमृतिकारक आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बस समझ जाइए कहाँ कौन सी दिशा में लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुरुता जी, आपने काफ़ी अच्छे से आज ये सारे कॉम्बिनेशंस समझाए। उसकी शायद एक वजह भी है क्योंकि आपकी अपनी पीएचडी, अपनी थीसिस है इसी सब्जेक्ट में। आई होप मेरे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छे से आज समझ में आया होगा। चूँकि ये बहुत नया टॉपिक था आप सभी के लिए भी, मेरे लिए भी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा कि कैसा लगा आपको। क्या आपकी कुंडली में भी ऐसे कोई राजयोग या कोई कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा आप सभी के कमेंट्स पढ़ना। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार। धन्यवाद। राधे।